हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डेवलप्ड इक्वेशन पर बेस्ड कई तरह के अलग अलग क्वेश्चंस किए। उसी के कंटिन्यूएशन में और ज़्यादा क्वेश्चंस हमें करने की ज़रूरत है ताकि हर एस्पेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अच्छे से हम लोग समझ सकें। तो क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिए क्वेश्चन। अ बल्ब ऑफ पावर 100 वाट, 100 वाट का बल्ब है एक, ठीक, emits light ऑफ वेवलेंथ, एक ही तरह का वेवलेंथ ये एमिट कर रहा है और वो वेवलेंथ कितना है ये मैं लिख दे रहा हूं, 621 नैनोमीटर। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि 621 नैनोमीटर ही मैं क्यों दिया। ठीक, खैर, इतने नैनोमीटर के वेवलेंथ वाला लाइट एमिट कर रहा है ये बल्ब, ठीक है ना। अच्छा, अब जितना भी ये लाइट एमिट कर रहा है 100 वाट का इसका एमिट होने वाला पावर है, ठीक। जितना भी ये एमिट कर रहा है पावर, उसका 2% किसी एक मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट है। 2% ऑफ, लिखें आप आगे, 2% ऑफ एमिटेड लाइट is incident on a surface of work function 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन रखने वाले एक सरफेस पर इस लाइट का केवल 2% इंसिडेंट है, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर आगे सोचेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चंस के कुछ बेसिक पार्ट्स कर लिए जाएं कंप्लीट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखो, विल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर। विल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर, सिर्फ यही है सवाल। पहले तो लिखिए सोच समझ के कि होना है कि नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। चलिए सॉल्व करते हैं। वर्क फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी बात, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आप कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन लिखा जाएगा hc/λ या फिर h टाइम्स f, जो यूज कर लो तो बेस्ट रहेगा। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 621 नैनोमीटर। फाइनली व्हाट वी गेट इज एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन के पास जो एनर्जी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम दैट सरफेस। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी एक एक फोटोन लेके आ रहा है इलेक्ट्रॉन के पास। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल डेफिनेटली अकर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई होप सो। सेकेंड पार्ट है फिर क्वेश्चन का, एक एक फोटोन की एनर्जी हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना एनर्जी एमिट हो रहा है बल्ब से 100 वाट। वाट का मतलब होता है 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखना क्या मैं पूछने जा रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाई बल्ब। पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, एमिटेड बाई बल्ब पर सेकेंड। प्रति सेकेंड कितना ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट कर रहा होगा बल्ब, ये जरा पता करो। मैं तुमको बता दे रहा हूं साफ साफ कि वो जो टोटल एनर्जी एमिट कर रहा है वो है 100 जूल का पर सेकेंड, और एक एक फोटॉन में एनर्जी जो है इन अ सिंगल फोटॉन वो कितनी है ये हमें पता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो पता चल जाएगा बड़े आसानी से, कर दो कैलकुलेट। चलिए, आई होप सो आपने कर लिया। एकदम सीधी बात है कि एक सेकंड में इतनी एनर्जी निकली है 100 जूल की, है ना। बहुत ज्यादा पावरफुल होगा ये बल्ब, ठीक।
1 सेकंड में इतनी एनर्जी अगर निकली है और एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, लेट अस कॉल दैट बाय वेरिएबल n, देन इन दिस केस 100 जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, ये लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। जूल में है ये, जूल गेट्स कैंसल्ड एंड फाइनली वी विल गेट द फाइनल आंसर। देख लीजिए कितना आ रहा है। मैं प्रॉपरली सॉल्व करना पसंद करूंगा। ये 50, ये 1.6, ठीक, ये 0.8, ये 25। अब 0.8 को मैं इधर खिसका दूं, 10 to the power -20 का 10 to the power +20 हो जाएगा। 25/8 निकालना आसान है, 3.125। डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे। इतना नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, इतने फोटॉन्स पर सेकंड एग्जिट कर रहे हैं इस बल्ब से, यह हमें समझ में आया। ठीक है। अच्छा, अब इतने सारे फोटॉन्स बल्ब से निकले हैं, याद रखो जितनी भी एनर्जी बल्ब से निकली है, जो कुछ भी लाइट बल्ब से निकली है, उसका मात्र 2% ही किसी एक मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट है। ठीक। अब उस 2% में से भी कुछ ऐसे फोटॉन्स होंगे जो कि फोटो करंट कॉज करेंगे। तो लिखो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में, एज्यूमिंग 1 फोटोन आउट ऑफ 10 to the power 10 photon causes फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मान लिया जाए अगर कि एक फोटॉन ही केवल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करवा पाया आउट ऑफ एवरी 10 to the power 10 फोटॉन्स। ठीक है। ये एजम्पशन के साथ फाइंड सैचुरेशन करंट, फाइंड सैचुरेशन करंट। जरा कोशिश करो जो भी अभी तक सीखे हुए हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उन सारी बातों का इस्तेमाल करने का। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं सही सही एक बार में। चलिए भाई साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन सरफेस पर सेकेंड। प्रति सेकेंड कितना फोटॉन इंसिडेंट है? तो 2% केवल किसका? 2% ऑफ 3.125 इंटू 10 to the power 20। समझ पाए? तो क्योंकि टोटल लाइट थोड़ी ना उस सरफेस पर ही जा रही है बल्ब से निकलने के बाद, केवल 2% ही लाइट जा पा रही है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो ये लिखा हुआ है दरअसल 6 इसका डबल यानी 25 इंटू 10 to the power 18 इतने फोटॉन्स इंसिडेंट हैं उस सरफेस पर। ठीक है। अच्छा, फर्दर इसके भी बाद इतने तो फोटॉन्स इंसिडेंट हैं उस सरफेस पर, इनमें से भी क्या सभी फोटॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दिए? नहीं। ये फोटॉन अपनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को बेशक एब्जॉर्ब शायद करवा दिए होंगे, करवा भी पाएंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि सभी के सभी फोटॉन्स जाके एग्जैक्टली हिट करे एक इलेक्ट्रॉन को ही, और इलेक्ट्रॉन के पास सही डायरेक्शन में एनर्जी आए, सही डायरेक्शन में वेलोसिटी आए, ताकि वो एग्जिट करके बाहर निकल सके सरफेस से बिना कहीं से टकराए। इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। और इसी के बारे में अब लिखा हुआ है कि 1 आउट ऑफ एवरी 10 to the power 10 फोटॉन्स, ये जो फ्रैक्शन है ना 1/10 to the power 10, इसे कहते हैं यील्ड फैक्टर। यील्ड फैक्टर का मतलब आउट ऑफ
मतलब जितने भी सारे फोटॉन्स इंसिडेंट हैं किसी मेटालिक सरफेस पर, उसमें से कितने फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पाए। यहां पर यील्ड फैक्टर का वैल्यू है 1/10⁻10। समझ गए होंगे बात को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, ये कैसे पता करेंगे? तो इसमें इस वाले वैल्यू, इतने सारे फोटॉन्स आए हैं ना, इतने सारे फोटॉन्स में से कितने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवा पाएंगे, तो इसको 10⁻10 से डिवाइड कर दो, है ना। तो फाइनली व्हाट वी गेट इज 6.25 इंटू 10⁻8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। सो करंट, हाउ मच द करंट इज गोइंग टू बी, सैचुरेशन करंट की बात की जा रही है, मतलब ये आपको एज्यूम करना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख के यू टर्न मार के वापस न चले गए, ये आप एज्यूम करोगे। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो करंट का वैल्यू फाइनली कितना बनता है? तो 6.25 इंटू 10⁻8, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेकेंड निकलने वाले, ये पर सेकेंड लिखना चाहिए था। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19। अब कुलॉम्ब भी है और पर सेकेंड भी है, कंबाइन होके एम्पियर बन जाएगा ये करंट का वैल्यू। 8 32 32 8 40 4 16 25 80 16 6 96 4 100, परफेक्ट है एकदम। 100 आ रहा है ये, नहीं नहीं 10 आ रहा है ये, 10 आएगा ना, हाँ। 10 इंटू 10⁻, अब ये देखो 11 एम्पियर, इतना करंट आ रहा है। ऐसा यूनिट में, सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर बोले तो ये लिखा हुआ है 10⁻10 एम्पियर, ये आया करंट का वैल्यू, ठीक। और याद रहे ये सैचुरेशन करंट है, ठीक। तो हम लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व किया और इसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि सैचुरेशन करंट कितना होगा। जरा यहीं पर ठहर के हम लोग अलग अलग बातों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाउ विल, लिखो क्वेश्चन में, हाउ विल this saturation current be affected, saturation current be affected if, अब देखो अलग अलग पार्ट्स में मैं अलग अलग चेंजेस लाऊंगा। आपको यह बताना है कि यह सैचुरेशन वाला करंट किन बातों से प्रभावित होगा, और अगर प्रभावित होगा तो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, यह आपको समझाना है, ठीक। The bulb's power is increased। बल्ब का पावर कितना हम लोग यूज किए थे? 100 वॉट का। 100 वॉट के बजाय मान लो कि 150 वॉट का पावर अगर हम लोग यूज करने लगेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ये मान के चलिए वो 2% वाली बात और यील्ड फैक्टर दैट रिमेन्स एज इट इज, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, वेवलेंथ वगैरह सब कुछ एज इट इज है, बस बल्ब का पावर इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सोच लिए होंगे आप। अगर पावर ज्यादा कर दोगे, एक एक फोटॉन में अभी भी उतनी ही एनर्जी रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हैं, इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। समझ सके बात? फिर से सुनिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज। आप बल्ब को बढ़ाए हो, बल्ब के पावर को बढ़ाए हो, बल्ब के वेवलेंथ को नहीं बढ़ाए हो या फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज किए। एनर्जी इन ईच फोटॉन
will remain same। और अब ज्यादा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सब कुछ। इसका फर्दर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं लेकिन एक एक फोटॉन की एनर्जी अभी भी उतनी ही है। याद रखना, एक बार में एक फोटॉन एब्जॉर्ब होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इस वजह से ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहेगी, मतलब के मैक्स की वैल्यू, के मैक्स और वी स्टॉपिंग, इसके बारे में बताओ। यह अनअफेक्टेड रहने वाला है क्योंकि वेवलेंथ को आपने नहीं बदला था। वेवलेंथ ही डिसाइड करता है एक फोटॉन की एनर्जी, और एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को ही एब्जॉर्ब करता है। यही है आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। तो के मैक्स और वी स्टॉपिंग विल रिमेन कांस्टेंट। सारी बातें मैं बता दे रहा हूं यहीं पर। इसके अलावा करंट के बारे में पूछा गया था बाय द वे। करंट बढ़ेगा घटेगा? करंट विल इंक्रीज। करंट क्यों इंक्रीज किया? ज्यादा फोटॉन्स आए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकलवाएंगे, सीधी बात बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, बी पार्ट, इफ, थोड़ा सोचने वाला दे रहा हूं, ठीक। इफ wavelength is if wavelength is doubled and intensity is power is halved। गलत लिखा, इसको हाफ कर दो। रुक जाओ, आई एम सो सॉरी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में समझो, आसान रहेगा, ठीक है। वेवलेंथ जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो एक स्टेप ज्यादा सोचना पड़ जाता है। मैं सिंप्लीफाई करके बातों को बता रहा हूं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड intensity of light are doubled, दोनों को ही डबल कर दिया गया। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये सोचो जरा अच्छे से। यही सबसे कठिन है जो अभी समझना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल बात है यहां पर, थोड़ा अच्छे से कोशिश करिए समझने का कि यहां पर क्या होगा। यहां पर एजम्पशन आपका ये रहेगा कि यील्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि गलत है एज्यूम करना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये मानेंगे कांस्टेंट मेंटेन्ड है यील्ड फैक्टर। चलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दिमाग में कुछ और चल रहा होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना, ठीक। बी वेरी वेरी अटेंटिव। देखो, सरफेस पर इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो इंसिडेंट होगी सरफेस पर, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ये अगर मैं लिखना चाहूं, टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, अगर मैं ये लिखना चाहूं तो इसका वैल्यू निकल के आएगा कितना, देखना, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, इसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें किससे, नंबर ऑफ फोटॉन्स
इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि पहले इंटेंसिटी के बारे में जो ऑब्जर्वेशन के वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, वहां पर मैं बोला था कि इसको मैं करेक्ट करूंगा, थोड़ा सा वहां पर इंप्रूवमेंट का जरूरत है, वो भी यहीं पर एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो ध्यान से सुनिए, टोटल एनर्जी जो भी सरफेस पर इंसिडेंट होगा ये दो चीजों का प्रोडक्ट होगा। एक एक पैकेट में कितनी एनर्जी है, और दूसरी बात कितने सारे पैकेट्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम। होगा कि नहीं ऐसा? अब ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन किस चीज पर डिपेंड करता है? ये एक पैकेट की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर। डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। hc/λ बोलो चाहे hf बोल दो, ठीक है। और टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया अगर बोल दिया जाए तो वही कहला जाता है इंटेंसिटी। तो आप मान लीजिए एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक, थोड़ी देर के लिए। तो इंटेंसिटी का बढ़ना मतलब टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम का बढ़ना। इंटेंसिटी का बढ़ना मतलब एलएचएस का बढ़ना, ठीक। और इंटेंसिटी दो तरीके से बदल सकती है। पहला, एक एक फोटोन की एनर्जी बदल जाए और नंबर ऑफ फोटोन सेम रहे। दूसरा कि एक एक फोटोन की एनर्जी, मैं क्या बोला पहले भूल गया, फिर से सुनो। एक एक फोटोन की एनर्जी सेम रहे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वो बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि एक एक फोटोन की एनर्जी बढ़ जाए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम वो फिक्स रहे। दोनों में से किसी एक को आप बदल सकते हो इंटेंसिटी को बदलने के लिए। तो पहले जो मैं बात किया करता था ऑब्जर्वेशन के समय, वहां पर इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब था इसको बदलना, क्योंकि उस समय मैं क्लियरली बोला था कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को बढ़ाई गई। समझ सके मेरी बात? ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं यहां पर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं जब बोला था कि इंटेंसिटी बढ़ाए हैं, ठीक, इंटेंसिटी वॉज इंक्रीज्ड, तो वहां पर मैं ये कहना चाह रहा था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बढ़े पर यूनिट टाइम। एक एक फोटॉन की एनर्जी मेंटेन्ड है कांस्टेंट, अभी तक ठीक है सब कुछ। इंटेंसिटी वॉज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, क्या इंटेंसिटी को बदलने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटेंसिटी को बदल सकते हो आप अगर आप इसको कांस्टेंट रख लो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इसे कांस्टेंट रख लो, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल दो, ठीक है, तो भी इंटेंसिटी में बदलाव डेफिनेटली आएगा। अच्छा, अब आगे की बात, ये मैं ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा था शायद, ठीक है। अब फिर मैं क्या किया था, ऑब्जर्वेशंस आगे लेते लेते हुए में कभी तो फ्रीक्वेंसी बदला था। व्हेन फ्रीक्वेंसी वाज चेंज्ड, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, है ना। फ्रीक्वेंसी को जब बदला गया था इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के, मैं आपके लिए ये डायग्राम बनाया था,
कहाँ गया भाई, ऐसा कुछ तो डायग्राम बनाया था, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहो। कि अगर ये है करंट और ये है वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आया था, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट बोला था मैं, ये एक F1 फ्रीक्वेंसी के लिए, ये एक F2 फ्रीक्वेंसी के लिए, और मैं इन दोनों को इक्वल कर दिया था, है ना। यहां पर गड़बड़ हुई है, इसको समझो क्लियरली, पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा था उसी को और ज्यादा क्लियर कर रहा हूं। अगर फ्रीक्वेंसी को मान लो डबल कर दिया जाता है, जस्ट इमेजिन फ्रीक्वेंसी गेट्स डबल्ड, इंटेंसिटी डजंट चेंज, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी गेट्स डबल्ड। इस इक्वेशन के मुताबिक सोचो क्या होगा फिर। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट मेंटेन्ड है और फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को हाफ होना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रख के एलएचएस को कांस्टेंट मेंटेन रख पाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किए एक एक फोटॉन से एसोसिएटेड एनर्जी डबल हो जाएगी, लेकिन इंटेंसिटी को अगर कांस्टेंट रखना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम उसको हाफ होना पड़ेगा। और अगर ये हाफ हो गया, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ये अगर हाफ हो गया, सैचुरेशन करंट डेफिनेटली घट जाएगा। यहां पर सैचुरेशन करंट को डेफिनेटली घट जाना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था ग्राफ को, तो ऐसे क्यों नहीं बताया था? क्यों मैं ये इक्वेशन पहले आपको नहीं बताया? क्योंकि वन फोटोन का एग्जिस्टेंस ही आया है बाद में, फोटोन का डेफिनेशन ही आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। पैकेट्स में एनर्जी आएगी, यही तो एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, तो मैं ये पहले कैसे बता सकता था कि पैकेट्स में एनर्जी आई है? समझो मेरी बात को, ठीक है। तो अब उसको करेक्ट कर रहा हूं मैं। करेक्शन महज इतना सा है कि यहां पर जो कहा गया था कि इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, तुम ये लिख सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट मेंटेन था। यहां पर इंटेंसिटी को कांस्टेंट कहने का मतलब यहां एलएचएस को कांस्टेंट करना नहीं था, ये चीज को कांस्टेंट मेंटेन रखा गया था। तो फोटॉन्स वर्ड तो यूज करना नहीं है उस ऑब्जर्वेशंस के समय, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे इस बात को? तो लिखने का तरीका ये हो सकता है आपके लिए कि ये कैलकुलेशन वैलिड है, ये ग्राफ वैलिड है, इंटेंसिटी दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सेम रहेगा, ये बात वैलिड है सिर्फ और सिर्फ तब जब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को बराबर रेशो में चेंज किया गया हो। सोचो अच्छे से, इंटेंसिटी इक्वल्स टू HF यानी एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंगल फोटोन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो मेरा कहना है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो और इंटेंसिटी को भी डबल कर दो तो ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट रह जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग करेक्शन क्या करने वाले हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी वाज चेंज कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, ये कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट को कट करके हमें लिखना होगा, इफ फ्रीक्वेंसी वाज चेंज्ड along with intensity in same ratio मैं फोटोन वर्ड यूज ही नहीं किया, इसको क्लियरली ऐसे साफ साफ कट करना कि आप गलत जो लिखा हुआ था उसको भी पढ़ सकें, ठीक है ना। मतलब पूरा ऐसे ऐसे करके मत काट देना। तो कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, कई सारी बुक्स में लिखा रहता है केवल इंटेंसिटी कांस्टेंट आप एज्यूम कर लीजिए, तो अपने दिमाग का यूज करना और जितना पूछा जाए उतना ही हिसाब से ही जवाब देना। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वाले ऑब्जर्वेशन में कि फ्रीक्वेंसी के बदलने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है, दैट वाज इंपॉर्टेंट।
इधर वाला रीजन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अगर बनाया हूं तो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। तो मैंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि along with intensity frequency was also changed in the same ratio। सेम रेशियो क्यों बोल रहा हूं? दोनों बराबर रेशियो में अगर बदलेंगे तभी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, दिस ओनली डिसाइड्स द फोटो करंट। यहीं पर एक छोटी सी बात और है, अगर समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी समझ पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसी इसी कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी को जस्ट डबल कर दिया गया, इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया गया। एन का वैल्यू मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट रहेगा, तो फोटो करंट भी रह जाएगा कांस्टेंट। फोटो करंट विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो सच में एक्चुअली में हो रहा होता है, तुम इमेजिन करो कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है अगर, और इस ऑब्जेक्ट पर एनर्जी इस तरह से इंसिडेंट है, रेडिएशन से, मतलब लाइट से एनर्जी इस तरह से इंसिडेंट है, इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इस तरह से ये इधर उधर टकरा के, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में टकरा करके, लेकिन कोई एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर इजेक्ट कर पाया। तीन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट कर पाया, जबकि तीनों ने एब्जॉर्ब किया था एनर्जी को। सबका डायरेक्शन ऑफ मोशन सही नहीं था। यह हो सकता है कि इसके पास भी 10 जूल की एनर्जी थी, ध्यान से सुनते रहो, इसके पास भी 10 जूल की एनर्जी थी, इसके पास भी 10 जूल की एनर्जी थी। बाहर निकलने के लिए चाहिए केवल 8 जूल, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो कहीं पर टकराया और अपनी आधी एनर्जी को लूज कर दिया, तो अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो कि है वो भी कहीं पर टकराया और उसके बाद वो अपने 2/3 एनर्जी को लूज कर दिया, मान लो, मतलब 7.5 केवल एनर्जी उसकी बची, वो भी अब बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये 10 जूल वाला इलेक्ट्रॉन जो कि है वो एग्जैक्ट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो कहीं टकराया ही नहीं। केवल अजम्पशन है, समझने की कोशिश है। मान लीजिए कि इन सब के पास 20 जूल रहा होता एनर्जी, 20 जूल रहा होता सबके पास एनर्जी। ऐसी हालत में फिर से पहला वाला इलेक्ट्रॉन अगर अपनी आधी एनर्जी एक कोलिजन में लूज भी कर देता तो भी वो बाहर निकल सकता था। पहला वाला इलेक्ट्रॉन तो निकलता ही निकलता, और हो सकता है तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए, ना निकले, पता नहीं। तो मेरा यह कहना है कि अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज्यादा बढ़ा दोगे, यानी एक एक फोटॉन की एनर्जी, इफ एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन या ईच फोटॉन इज इंक्रीज्ड, ठीक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी जाएगी। और हो सकता है कि पहले जब कम एनर्जी हुआ करती थी तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स टकराने के बाद बाहर निकल पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि सबके पास ज्यादा एनर्जी है, टकराने के बावजूद उन इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इस कारण से यील्ड फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में यह लिखवा दिया था मैं शुरुआत में कि यील्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। So if energy of each photon is increased, yield factor का मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होने के बावजूद, कितने फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होने के बावजूद वो बाहर निकल पा रहे हैं, ठीक है, या कितने सारे फोटॉन्स बाहर निकलवा पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो यील्ड फैक्टर may increase slightly। तो जो पूरी बात थी वो मैं आपको बता दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यह आपके भाग्य पर है,
और क्वेश्चन में आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है ना। जो फिजिक्स था इसके पीछे का, उसका एक एक बात मैं बता दिया आपको। इंटेंसिटी के बारे में जो अनक्लैरिफाइड बातें थी उसको भी मैं क्लियर कर दिया। मैं पुराने इंटेंसिटी के डिस्कशन के समय इंटेंसिटी में किसे बोल रहा था, इंटेंसिटी में बोल रहा था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम को, ठीक है। या तो उसको करेक्ट करके लिख दिया जाए कि यहां पर इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, या फिर आप ये बोल दीजिए कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट नहीं रखा गया, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को बराबर रेशियो में चेंज किया गया, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। यही पूरी बात थी लास्ट के 20 सेकंड में जो मैं बोला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। लिख दो क्वेश्चन। फिगर शोज टू प्लेट्स, figure shows two plates having magnetic field along the surface। मतलब इस डायरेक्शन में, अभी बताता हूं डायग्राम के बारे में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बी नॉट का, ठीक। इसको फ्रंट व्यू में अगर देखेंगे ना, तो फ्रंट व्यू में हमें कैसा दिखाई देगा, टॉप वाला जो प्लेट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे एक लाइन के तरह नजर आएगा। सिमिलरली बॉटम वाला जो प्लेट है वो भी एकदम हॉरिजॉन्टल नजर आएगा ऐसे करके लाइन के तरह, और यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऐसे। ये सिचुएशन है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी नॉट, साथ में ये जो सरफेस है, इस सरफेस से एसोसिएटेड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है FTH। द लोअर सरफेस हैज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ F0 ले लो, चलो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है F0। अब क्या किया जाता है, डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तुम शायद इस बात को समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। मतलब ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और मैग्नेटिक फील्ड कैमरा से मेरी आंखों के तरफ है ऐसे करके। समझ गए मेरी बात। ऐसा ही सिचुएशन है यहां पर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड वाले एरोज को मैं हटा दे रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसको फिर क्या किया जाता है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है एक एमीटर से। देखो कैसे, एक वायर लिए ऐसे, और सब कुछ वैक्यूम में हो रहा है। एक वायर लिया ऐसे, एमीटर से ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। एमीटर जो रीडिंग मेजर करेगा वही कहलाएगा फोटो करंट, ठीक है। इस वाले नए डायग्राम में दिखाइएगा, ऐसे करके लाइट इंसिडेंट है इस वाले लोअर वाले मेटालिक सरफेस पर। लोअर वाले मेटालिक सरफेस पर इस तरह से लाइट इंसिडेंट है, और लाइट जो इंसिडेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है F की। लिखें इस बात को पैरेलली कि लाइट ऑफ इंटेंसिटी, सॉरी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F is incident, light of frequency F is incident on lower plate। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये वाला फ्रीक्वेंसी है F, ये भी दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B0 था, जो कि मिडिल में दोनों प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वो भी दिया हुआ है स्मॉल d के बराबर, ठीक। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल d के बराबर। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड मिनिमम F, फाइंड मिनिमम F। फर्स्ट पार्ट आसान है।
टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए कम से कम कितने फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी? सॉल्यूशन क्या है? डायरेक्ट आंसर ही लिखिए आप। आंसर है इसका F0, क्योंकि यही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए इसी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन एक्चुअली में तो दूसरा वाला पार्ट था, और पूरी तरह से ये आपको सोचना होगा ध्यान से एकदम, है ना। यहां पर फिजिक्स अप्लाई करना है आपको। फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फाइंड मिनिमम एफ फॉर डिटेक्शन ऑफ फोटो करंट। फोटो करंट हम लोग डिटेक्ट कर सकें, उसके लिए कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? लगाओ दिमाग। तब तक मैं दूसरा बेहतर डायग्राम बनाता हूं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए बिना वीडियो को पॉज किए, ताकि मैं जो बोलूं पैरेलली आप सुन सकें। तुम दरअसल इस बात पर फोकस करो कि क्या ऐसा हो सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो लेकिन फोटो करंट ना डेवलप हो? क्या ऐसा हो सकता है क्या? इसी पर केवल दिमाग लगाओ तुम। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब सोचो कैसे हो सकता है ये। सोच लिए होगे। अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलें लोअर वाले प्लेट से, लेकिन वो अपर वाले प्लेट तक ना पहुंच सकें, है कि नहीं? तो ऐसा हो जाएगा। अब सोचो ऐसा क्यों होगा कि लोअर वाले प्लेट से निकले तो, लेकिन बाहर वाले प्लेट अपर वाले प्लेट तक पहुंचे ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों होगा? ऐसा दरअसल इसलिए होगा क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। अब तो समझ जाओ। अब फाइनल आंसर आ जाना चाहिए आपके पास। मेरा डायग्राम रेडी है। यहां पर एक एमीटर लगा रखे थे, ठीक है ना। ये एक एमीटर है। होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड याद रखो इनटू द स्क्रीन है यहां पर, ठीक। होगा क्या, यहां पर लोअर वाले प्लेट से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन देखो निकला, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रखा है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है B0 के बराबर इनटू द प्लेन। सोचिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में टर्न ले लेगा? मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है ये, समझ गए होगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर लोअर वाले प्लेट से निकला तो ये सर्कुलर मोशन करते हुए ऐसे करके जा गिरेगा। अगर वर्टिकली ऊपर जाना शुरू किया था तो सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर थोड़ा इंक्लाइन होके ये जाना शुरू किया था तब तो सेमी सर्कल भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा, ये यहीं पर गिर जाएगा। समझ सके? साथ में अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर जा रहा होता तो ये सेमी सर्कल से ज्यादा सर्कल कवर कर पाया होता है ऐसे करके। अभी सुनते जाओ। लेकिन एक ऐसा सर्कल अगर अभी अभी जो बनाया हूं, अगर इस तरह का सर्कल ये कवर करने लगेगा तब तो अपर वाले प्लेट से जा टकराएगा, और अपर वाले प्लेट पर अगर ये पहुंचा तो उसके बाद एमीटर से होके गुजरेगा, दोबारा से लोअर वाले प्लेट पर पहुंच जाएगा वो। क्योंकि अपर वाले प्लेट का अगर वो पार्ट बन गया तो उसके बाद वो अपर वाले प्लेट को छोड़ेगा नहीं, और उसके बाद फाइनली वो एमीटर से होके जाके गुजर के करंट दे देगा। अगर अभी तक नहीं सॉल्व किए हुए हो, एक बार और अटेम्प्ट करो। मैं चाहता हूं मुझसे पहले तुम्हारे पास आंसर रहे। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं फाइनली। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी रखेगा? किसी भी डायरेक्शन में रख सकता है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कितनी एनर्जी के साथ जाएगा, कितनी केमैक्स के साथ जाएगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। 0 से लेके केमैक्स तक कुछ भी हो सकता है। हम लोग समझेंगे एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में
जो ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रख के और सर्कुलर मोशन यहां पर कंप्लीट करने की टेंडेंसी रख रहा है ऐसे, ताकि वो किसी तरह करके दूसरे वाले प्लेट ए से चल के प्लेट बी तक किसी तरह करके जस्ट पहुंच जाए, तब हमारा आंसर आएगा। हम लोग क्या मानेंगे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो जस्ट इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया, कितने स्पीड से, के मैक्स से, ताकि वो जस्ट दूसरे वाले सरफेस पर किसी तरह करके बस पहुंच गया। सिर्फ एक कंडीशन भी सफिशिएंट है एक इलेक्ट्रॉन को प्लेट ए से बी तक भेजने के लिए। क्या इसी कंडीशन में सभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। एक तो डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, तो सेमी सर्कुलर पाथ होगा। एक तो काइनेटिक एनर्जी इतनी मेंटेन नहीं रहेगी, तो हो सकता है सेमी सर्कुलर पाथ और छोटा हो। ये कैसे हो गया? तो रेडियस मैग्नेटिक फील्ड में बराबर होता है mv डिवाइडेड बाई QB के। हल्का हल्का तो याद होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को कंबाइन किया जाता है, और जेई एडवांस्ड वाले एक्सपर्ट हैं इस काम में। 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर कंबाइन कर देने में। यहीं पर मैग्नेटिज्म चेक हो जाएगा कि आप जानते हैं कि नहीं। वो तो मनाओ कैपेसिटेंस का कुछ भी यूज नहीं किया हूं अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा सकता था शुरुआत से ही इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा सकता था कि नहीं, सोचो। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा सकता था, उससे भी ये चार्ज का मोशन अफेक्टेड हो सकता था। खैर फिलहाल अभी सिंपल है ये। हम लोग करेंगे क्या कि कंडीशन ये लगाएंगे कि स्मॉल डी बराबर हो जाएगा किसके? डायमीटर ऑफ सर्कुलर मोशन के। डायमीटर ऑफ सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन में तो चार्ज पार्टिकल जा ही नहीं पाएगा। स्ट्रेट लाइन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा पाएंगे, लेकिन वो इनटू द स्क्रीन जा रहे होंगे, वो कभी भी प्लेट नंबर बी पर पहुंचेंगे ही नहीं। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर मोशन 2 टाइम्स mv, ये m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू बी नॉट। समझ गए? ये स्मॉल डी के बराबर होना चाहिए। और हमें यह पहले से पता है कि हाफ mv स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू हाफ mv मैक्स, ये भी v मैक्स ही है, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? hf माइनस एफ नॉट। ये कहां से आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे क्या बात? तो हमें फाइनली बताना था f का वैल्यू, इसको h बना के नीचे भेज दो। नहीं, फायदे में नहीं रहे। नहीं, ठीक है। दिस इक्वेशन इंप्लाइज v मैक्स मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल d e b नॉट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m। ये m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो v मैक्स को यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। फाइनली व्हाट वी गेट इज 1/8 आ जा रहा है क्या? हाँ, मुझे तो लग रहा है 1/8, एंड देयर आफ्टर वी हैव m इन द डिनोमिनेटर। यस, d स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्क्वायर्ड b नॉट स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई देन h टाइम्स m प्लस एफ नॉट मस्ट बी इक्वल टू f। यह हमारा फाइनल आंसर। एक एक बात को अच्छे से समझ के, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। यह कंबाइंड प्लस एफ नॉट। एफ नॉट से इतना ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी सप्लाई करना होगा इंसिडेंट लाइट की। चलिए भाई, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने की कोशिश तो की ही हम लोग। एक और सोचने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिसका आंसर या सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, या आपको HCV बुक के एक्सरसाइज में मिल जाएगा। उसका आंसर भी वहीं पर मिल जाएगा ऑब्वियसली। जो अच्छा, लिखो क्वेश्चन। अ मेटालिक स्फीयर, a metallic sphere is kept in an isolated space। आइसोलेटेड स्पेस मतलब उस स्फीयर के लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है,
ठीक। द surface has work function phi naught. वर्क फंक्शन फाई नॉट। फिर लिखें लाइट ऑफ इंटेंसिटी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f obviously which is greater than phi naught divided by h, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इंसिडेंट है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज इंसिडेंट ऑन स्फीयर फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बात, रेडियस। हाँ, मेटालिक स्फीयर जिसका कि रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर के बराबर है रेडियस। ठीक, इज केप्ट इन एन आइसोलेटेड स्पेस, द सरफेस हैज वर्क फंक्शन फाई नॉट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज इंसिडेंट ऑन द स्फीयर फ्रॉम ऑल साइड्स। फाइंड, पता क्या करना है, फाइंड स्टेडी स्टेट, फाइंड स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज आ चुका होगा यह जरा पता करिए। ठीक है, मैं जरा आंसर लिख देने की कोशिश करता हूं डायरेक्टली। ठीक, वो चार्ज कितना स्टेडी स्टेट में इस स्फीयर पर आ चुका होगा, कि मैं बस डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूं, आप अपना दिमाग दौड़ाइएगा कि कैसे करके क्या हो रहा होगा। यहां पर सोचना अच्छा लगेगा, समझ में आएगा अगर तो। ठीक है ना। आंसर है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर देन मल्टीप्लाइड बाई फाई नॉट डिवाइडेड बाई ई। शायद ये आंसर से भी आप और अच्छे से सोच पा रहे होंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करना। तो फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हर एस्पेक्ट हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यही इस वीडियो सीरीज का लास्ट लेक्चर है। और अगर आप मॉडर्न फिजिक्स सीखना चाहते हैं इसी पैटर्न में, हो सकता है कि मेरा बताया हुआ आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर समझ में आ रहा है और इस पैटर्न से अगर आप सीख रहे हैं अच्छे से, तो आप मॉडर्न फिजिक्स को पूरा समझने के लिए IIT सर्किट के वेबसाइट पर जाके कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पूरी फिजिक्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कोर्स है जिसको आप खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली वो फ्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन वीडियोस को YouTube पर डालने का सिर्फ एक पर्पस था कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सीखना चाहे वो एकदम अच्छे से सीखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आप सभी को आना ही चाहिए। और जितना मैं बताया हूँ उस हिसाब से आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन, जेई मेंस, नीट का एग्जामिनेशन, इवन जेई एडवांस्ड, वो भी अच्छे से कवर्ड है ना। हाँ, और ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है आपको। जितना मैं क्लास में क्वेश्चंस कराया हूं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक कंसेप्ट बना हुआ है। उस पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF फाइल मिलेगा जिसमें लिस्ट ऑफ गुड क्वेश्चंस अलग अलग जगहों से मैं मतलब फिल्टर करके वहां पर लगाया हूं। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो गलती से भी ये ना समझना कि इन वीडियोस को देख करके आप समझ जाएंगे कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ तो जाएंगे लेकिन फिर भूल भी जाएंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं किए हुए रहे होंगे तो। बाकी बच्चों के लिए आप कंटिन्यू करिए आगे। हम लोग इस वीडियो के तुरंत बाद फिर सीखने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें हम लोग ये सीखेंगे, अभी अभी क्या देखे हम लोग और उसके पहले क्या सीख चुके थे। लाइट के पास वेव प्रॉपर्टी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने साबित किया।
लाइट के पास ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है, यह पोलराइजेशन के कंसेप्ट ने साबित किया। पोलराइजेशन केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव्स में ही हो सकती है। तीसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साबित करता है कि लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो पैकेट्स में टूट जाता है। यह ओवरऑल समरी यही था इस पूरे कंप्लीट टॉपिक का। नेक्स्ट बात हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास या इलेक्ट्रॉन से मिलते जुलते हर पार्टिकल के पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी चीजों के पास वेव नेचर भी है। और कंप्लीट होगा फिर चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एज वेल एज रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में तो कंप्लीट हुआ, अब मैटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ऑलराइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।